ASP.NET MVC4 डेटाबेस के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि ORM फ्रेमवर्क क्या है और एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ORM फ्रेमवर्क से, और ये स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग को, यानी O से ऑब्जेक्ट, R से रिलेशनल और M से मैपिंग। और इसका क्या मकसद है कि ऑटोमेटिकली जनरेट करता है हमारे लिए डेटाबेस टेबल्स और स्टोर प्रोसीजर्स। इसके अलावा डेटा एक्सेस कोड कि हम किस तरह डेटा को एक्सेस करेंगे और उसे शो कराएंगे अपनी स्क्रीन पे, और डेटा सेविंग या स्टोरेज कोड कि किस तरह अपने डेटा को हमने स्टोर करना है, सेव करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है। अगर आपने पिछले 5 ट्यूटोरियल्स देखे हों उसमें मैंने ये सारे प्रोसेस को खुद लिखा और फिर डेटा को डेटाबेस से लिया और सेव किया, और उसके लिए मैंने मैन्युअली कोड लिखा और उसके लिए मैंने यूज़ किए ADO.NET क्लासेस की, जैसे कि हैं SQL कनेक्शन, SQL कमांड, SQL डेटा रीडर, और उसकी एग्जांपल आपके सामने है कि किस तरह मैंने SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे कनेक्शन स्ट्रिंग दिया, उसके बाद SQL कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसे स्टोर प्रोसीजर दिया, फिर मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया और फिर उससे वो डेटा लेके रीडर में स्टोर कराया। तो ORM फ्रेमवर्क जो है हमारे लिए ये काम आसान करता है, इंस्टेड ऑफ हम ये सारा कोड बार बार लिखने के, क्योंकि उस एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ एक मॉडल था एम्प्लॉई, लेकिन नॉर्मली हमारे किसी भी एप्लीकेशन में कम से कम 20 से 25 मॉडल्स होते हैं। तो अगर आप ये सारा कोड बार बार लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। तो बेहतर तरीका यह है कि हम ORM फ्रेमवर्क को यूज़ करें। तो ORM फ्रेमवर्क ऑटोमेट करता है हमारे लिए इस प्रोसेस को। काफ़ी किस्म के ORM फ्रेमवर्क्स हैं, जो पॉपुलर है वो है NHibernate और एंटिटी फ्रेमवर्क। इसके अलावा भी काफ़ी है और आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम कंसंट्रेट करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क को, और स्पेशली वर्जन 5 और 6 पे। हम एंटिटी फ्रेमवर्क को 3 तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। पहला है कोड फर्स्ट, दूसरा है मॉडल फर्स्ट और तीसरा है डेटाबेस फर्स्ट। इस ट्यूटोरियल सीरीज से हम आगाज़ करेंगे और बात करेंगे कोड फर्स्ट पे। तो कोड फर्स्ट को यूज़ करने के लिए हमें जिन स्टेप्स की ज़रूरत है वो है कि हमने सबसे पहले इंस्टॉल कराना है एंटिटी फ्रेमवर्क को अपने एप्लीकेशन के लिए। थोड़ी देर में देखते हैं कि कैसे। उसके बाद हम मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे या क्लासेस। हम जो एग्जांपल यूज़ करेंगे उसमें एक मॉडल क्लास होगा जो कि है एम्प्लॉय, और हम उसको इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को क्रिएट करना है, और मैंने उसको नाम दिया है JI Academy DB कॉन्टेक्स्ट। ये कन्वेंशन बेहतर है, पहले मैंने इसको एप्लीकेशन का जो भी नाम हो वो दें और उसके आगे DB कॉन्टेक्स्ट लिख दें। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका है कि आपके एप्लीकेशन का जो भी नाम हो वो, और उसके आगे DB कॉन्टेक्स्ट लिख दें। और फिर इस क्लास को हर हाल में डिराइव होना चाहिए DB कॉन्टेक्स्ट क्लास से, और उसकी एग्जांपल आपके सामने है। तो मैंने इसको DB कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट किया और उसको डिराइव किया DB कॉन्टेक्स्ट से, और ये जो है एंटिटी फ्रेमवर्क इसको डिफाइन करता है। तो हमें हर हाल में इस DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को इससे डिराइव करना होगा, वरना फिर काम नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास जितने भी मॉडल हैं उसके लिए हमने प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। इस केस में चूंकि एक है एम्प्लॉई, तो मैंने उसके लिए क्रिएट किया प्रॉपर्टी पब्लिक DB सेट एम्प्लॉई, और फिर उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। बेहतर तरीका क्या है कि एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉइज और फिर गेट और सेट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 है एम्प्लॉई, स्टूडेंट और यूज़र क्लास मॉडल क्लासेस, तो फिर आपने 3 क्रिएट करने हैं यहाँ पे। तो पहला वाला आपके सामने है, दूसरा वाला हो जाएगा स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, और फिर आखिरी वाला पब्लिक DB सेट यूज़र और यूज़र्स गेट सेट। एग्जैक्टली इसी तरह ये नाम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब
एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे लिए डेटाबेस जनरेट करेगा और उसमें जो भी टेबल्स जनरेट करेगा वो इन नामों को लेगा। इस केस में ये सिर्फ एम्प्लॉइज जनरेट करेगा। अगर तो और भी ज़्यादा है लाइक स्टूडेंट्स और यूज़र, तो फिर स्टूडेंट्स और फिर यूज़र जो भी आपने उसको दिया होगा नाम, वो उसी नाम के साथ टेबल्स को जनरेट करेगा। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे व्यू मॉडल क्लास। इसके बगैर, इस व्यू मॉडल क्लास के बगैर ये डेटाबेस को जनरेट, डेटाबेस और क्लासेस को डेटाबेस, टेबल और डेटा एक्सेस कोड को जनरेट नहीं करेगा। तो आपने हर हाल में इसको देना है। तो ये एग्जैक्टली वही मेथड है जिसमें गेट एम्प्लॉइज, जिसको हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था जब हम लोड कर रहे थे डेटा को, और उसमें मैंने यूज़ किया था सीक्वल कनेक्शन, सीक्वल कमांड और सीक्वल डेटा रीडर। लेकिन इस केस में मैंने क्या किया है, जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क या और एम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो मैंने वो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर उसका टेबल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये टेबल को रिप्रेजेंट करता है, तो टेबल को मैंने एक्सेस किया और उसमें जो डेटा है उसको लिस्ट में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, उसके आगे टू लिस्ट लिख देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है, हम एंटिटी फ्रेमवर्क में लिंक और लाम्डा एक्सप्रेशन को काफ़ी यूज़ करेंगे। इसके बगैर आप ये काम आप इसको यूज़ नहीं कर सकते और हम इसको सीखेंगे भी इस दौरान। और आखिर में जो आपने स्टेप करना है वो है कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करना है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन एक चीज़ नोट करने की है कि आप जो भी इस नेम एट्रीब्यूट में लिखेंगे वो होगा, उसको मैच होना चाहिए हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास से। आप देख रहे हैं ये दोनों मैच कर रहे हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे फिर काम नहीं करेगा, तो आपने इसको याद रखना है। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम उस एप्लीकेशन को दोबारा क्रिएट करेंगे जिसको हमने पिछले 5 ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था, लेकिन इस दफ़ा मैं यूज़ करूँगा एंटिटी फ्रेमवर्क। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू और फिर प्रोजेक्ट, और विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट कीजिए और फिर ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन। अगर आपको किसी वजह से ये नज़र ना आए तो एक चीज़ आपने करनी है, आपने सेलेक्ट करना है .NET फ्रेमवर्क 4, वरना आपको फिर ये नज़र नहीं आएगा। अगर आपने कोई और सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नहीं है, तो आपने क्या करना है, .NET फ्रेमवर्क 4 को सेलेक्ट करना है। क्लिक सेलेक्ट कीजिए ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन, क्लिक कर दें ओके, और आपके सामने ये स्क्रीन होगी। इसमें टेम्पलेट को सेलेक्ट कीजिए एम्प्टी और रेजर व्यू इंजन को रेजर रहने दें, क्लिक कर दें ओके, और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। सबसे पहले मैं इसमें एक कंट्रोलर को ऐड करूंगा, राइट क्लिक, ऐड और फिर कंट्रोलर, और मैं इस कंट्रोलर को नाम देता हूँ होम कंट्रोलर। क्लिक कर दें ऐड, और ऐड हो जाएगा कंट्रोलर, और उसमें एक मेथड, एक्शन रिजल्ट मेथड इंडेक्स। और अब मैं क्रिएट करता हूँ व्यू इस इंडेक्स मेथड के लिए, ऐड, और मैं कुछ भी चेंज नहीं करता, ऐड कर दें और ऐड हो जाएगा। इसको रन करते हैं इस स्टेज पे, तो आप देखेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा, आपके सामने है, ये काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टेप हमने करना है वो है इंस्टॉल करना है एंटिटी फ्रेमवर्क को अपने इस एप्लीकेशन में। तो किस तरह करेंगे, टूल्स में चलते हैं और उसके बाद न्यू गेट पैकेज मैनेजर और फिर पैकेज मैनेजर कंसोल आपके सामने है। अब हमने क्या करना है, वेब ब्राउज़र को ओपन कर दें और NuGet.org में चलते हैं, ये वेबसाइट है, और उसमें सर्च करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क। तो आपने सर्च इंजन में ये देना है, तो आपके सामने करंटली जो एंटिटी फ्रेमवर्क का लेटेस्ट वर्जन है वो है 6.1.3, लेकिन हम यूज़ करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क 5 को। ये करंट वर्जन है लेकिन हम यूज़ करेंगे 5।
क्यों, इस पे किसी और ट्यूटोरियल में बात करेंगे, लेकिन जब हम ASP.NET MVC4 एप्लीकेशन यूज़ करें तो उसमें बेहतर है कि एंटिटी फ्रेमवर्क 5 को यूज़ करें। लेटर ऑन किसी और ट्यूटोरियल में मैं 6 को भी यूज़ करूँगा। क्लिक कर दे और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो इंस्टॉल से लेके यहाँ तक आपने इसको कॉपी करना है, फिर यहाँ की इसको पेस्ट कर देना है और एंटर पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारे लिए इंस्टॉल कर देगा एंटिटी फ्रेमवर्क। तो क्या कह रहा है, सक्सेसफुली एडेड एंटिटी फ्रेमवर्क 5.0.o टू दिस एप्लीकेशन, जो कि हमारे एप्लीकेशन का नाम है। हो गया, एंटिटी फ्रेमवर्क हमने ऐड कर दिया। अब मैंने मॉडल क्लासेस को क्रिएट करनी है। तो इस केस में मॉडल्स पे राइट क्लिक कर दें, ऐड और क्लास, और एक ही क्लास है इस एप्लीकेशन की और वो है employee.cs। और फिर मैं इसको प्रॉपर्टीज दे देता हूँ और पहली प्रॉपर्टी है एम्प्लॉई ID और इसी तरह फिर नेम जो कि है स्ट्रिंग, उसके बाद है ये भी स्ट्रिंग है लेकिन ईमेल, और फिर फाइनली एक और स्ट्रिंग प्रॉपर्टी लेकिन इस दफा है मोबाइल। हो गया। नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, वो हमने करनी है DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को क्रिएट करना है। तो राइट क्लिक मॉडल, आप इसको कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ऐड और फिर क्लास, और मैं इसको नाम देता हूँ JI Academy, जो भी हमारे एप्लीकेशन का नाम हो, और उसके आगे DB कॉन्टेक्स्ट। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन ये बेहतर तरीका है। और इसके बाद हमने इसको डिराइव करना है DB कॉन्टेक्स्ट क्लास से, और इसके लिए हमें ज़रूरत है नेम स्पेस की। system.data.entity ऐड हो गया, तो अब एरर चला गया। अब हमने क्या करना है, जितने भी हमारे मॉडल्स होंगे उसके लिए पब्लिक DB set और फिर एम्प्लॉई, और आखिर में उसको नाम दे देंगे इस वेरिएबल ऑब्जेक्ट, और फिर गेट सेट। प्रॉपर्टी का नाम है ये एम्प्लॉइज। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, जो भी आप इसको यहाँ पे देंगे उसी नाम से टेबल जनरेट होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास 3 है तो हम तीनों के लिए क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। और फाइनली यूजर। तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करेगा, हमारे लिए डेटाबेस को जनरेट करेगा और उसमें 3 टेबल्स, एम्प्लॉई, स्टूडेंट और यूजर, और वो जो कॉलम्स क्रिएट करेगा उन टेबल्स में वो क्या होंगे, एम्प्लॉई ID, नेम, ईमेल और मोबाइल। लेकिन चूंकि इस एग्जांपल में हम सिर्फ हमारे पास एक ही मॉडल है तो उसको एक ही रहने देते हैं। उसके बाद हम, जैसे कि मैंने पिछले 5 ट्यूटोरियल में किया था, एक फोल्डर ऐड करता हूँ व्यू मॉडल का। हम इस कोड को यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्लास को, लेकिन बेहतर तरीका क्या है, जिस तरह हमारा ये व्यू है इसी तरह हम व्यू मॉडल को भी क्रिएट करते हैं और उसमें फिर होम का एक फोल्डर ऐड करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे व्यू मॉडल के लिए क्लास को क्रिएट करता हूँ और ये है एम्प्लॉई व्यू मॉडल .cs। हम इस कोड को डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका क्या है, और इसके अलावा हम इस क्लास को यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका है। हो गया। और मैं इसमें एक पब्लिक मेथड क्रिएट करता हूँ जो कि रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई, इसको नेम स्पेस की ज़रूरत है, और फिर मैं इसको नाम देता हूँ गेट ऑल एम्प्लॉइज। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने किया था, जिस तरह हमने पिछले 5 ट्यूटोरियल में किया था।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सीक्वल कनेक्शन, सीक्वल कमांड, सीक्वल डेटा रीडर, हम अपने DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को यूज करेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो भी नाम आप उसको देना चाहे। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। हम चाहते हैं कि वो एम्प्लॉइज का जो भी डेटा हो वो ले, तो DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट और फिर एम्प्लॉइज टेबल। ये टेबल अभी जनरेट नहीं हुआ, थोड़ी देर में होगा। और उसमें जो भी डेटा हो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो क्या लिखेंगे, टू लिस्ट। ये लिंक है, हम जो भी हमारा डेटा हो जब हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके आगे टू लिस्ट लिख देंगे। उसी तरह जिस तरह हम किसी भी वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग लिखते थे। हो गया। अब हमारे पास डेटा मौजूद है, तो हम होम कंट्रोलर में चलते हैं और इस डेटा को यहाँ पे कॉल करते हैं। तो किस तरह करेंगे, उसी तरह जिस तरह मैंने पहले किया था पिछले ट्यूटोरियल में। एम्प्लॉई व्यू मॉडल और नेम स्पेस की इसको ज़रूरत है। एम्प्लॉई व्यू मॉडल, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई हमें चाहिए, इसके लिए भी नेम स्पेस की ज़रूरत है। फिर एम्प्लॉइज और फिर अपने इस ऑब्जेक्ट को मैं यूज़ करता हूँ और डेटा को गेट और एम्प्लॉइज वाले मेथड को मैंने कॉल किया। अब हमारे पास डेटा मौजूद है और मैं उसको सप्लाई कर देता हूँ अपने व्यू में। और अब मैं इसको अपने व्यू में यूज़ करूँगा जिस तरह हम यूजुअली करते हैं ASP.NET MVC एप्लीकेशन में। तो मॉडल लिस्ट एम्प्लॉई फुली क्वालिफाई इसको कर दें। हो गया। अब एक्सेस कर सकते हैं और फिर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने किया था अपने पिछले 5 ट्यूटोरियल में। थोड़ी देर में इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ टेबल और फिर उसमें एक रो, फिर हेडर और एम्प्लॉई आईडी, नेम, ईमेल और फाइनली मोबाइल। और उसके बाद फॉर ईच लूप, क्योंकि हम लिस्ट को यूज कर रहे हैं, मैंने एक वेरिएबल की क्रिएट किया अनोनिमस एस, उसको नाम दिया, आप कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। और फिर मॉडल, और उसके अंदर डायनेमिकली क्या जनरेट होगा, रो। तो जितने भी रिकॉर्ड होंगे उसके लिए रो ऑटोमेटिकली रो जनरेट होगा और उसमें फिर ये कॉलम्स। और मैं इसको यूज करता हूं और फिर एम्प्लॉई आईडी, नेम, ईमेल और फाइनली मोबाइल। अब जो लास्ट स्टेप हमने करना है वो है वेब कॉन्फ़िग। फाइल में चलते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग्स, फिर ऐड नेम, और ये नेम एग्जैक्टली इस कॉन्टेक्स्ट क्लास के साथ मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो फिर काम नहीं करेगा। हो गया। इसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग में पहले हम डिफाइन करते हैं अपने सर्वर को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा सोर्स, और आप बड़ी आसानी के साथ इसको फाइंड कर सकते हैं। कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कॉपी कर लें। उसके बाद सेमीकोलन, फिर हमने डेटाबेस का नाम देना है। ये डेटाबेस अभी मौजूद नहीं, ये जनरेट होगा।
और इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इनिशियल कैटलॉग, और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं नाम देता हूँ MVC4DVCF5 सेमीकोलन, उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू हो गया। इसके बाद प्रोवाइडर नेम, चूंकि SQL सर्वर को यूज कर रहे हैं तो system.data.SQL client, सिंपल एज दैट। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हो गया। अब हमने सारे स्टेप कर लिए। अब तक जो हमने किया है एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने पिछले 5 ट्यूटोरियल में किया था। ओनली डिफरेंस क्या है इसमें, ये DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास और व्यू मॉडल एग्जैक्टली वही है, लेकिन SQL कनेक्शन, SQL कमांड और SQL डेटा रीडर के बजाय हमने उस DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को यूज किया। करंटली हमारे SQL सर्वर में ये डेटाबेस मौजूद नहीं। थोड़ी देर में अब ये MVC4DVCF5 मौजूद नहीं, थोड़ी देर में ये अब जनरेट होगा। तो अब हम इसको रन करते हैं और आप देख रहे हैं आपको ये एरर देगा, और इसकी एक वजह है। अगर तो आपको याद हो पिछले ट्यूटोरियल में हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे दिया था, लेकिन जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो फिर अगर आप इसको यहाँ पे देंगे तो काम नहीं करेगा। एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं यूज करेंगे फिर काम करेगा, जैसे कि मैंने आपको शो किया था पिछले 5 ट्यूटोरियल में। तो इसको यहाँ से कट कर दें और इसको या तो यहाँ पे कर दें या इसके नीचे कर दें। मैं इसके नीचे कर देता हूँ। अब रन करेंगे तो ये काम करेगा। अब पहली दफा जब रन होगा, चूंकि डेटाबेस इसने जनरेट करना है और उसमें टेबल, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो थोड़ी देर में ये जनरेट कर देगा हमारे लिए। तो आपके सामने है। अब हम चलते हैं SQL सर्वर में, डेटाबेस इसको सेलेक्ट कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, और आप देख रहे हैं इसने हमारे लिए डेटाबेस क्रिएट की और फिर उसमें एक टेबल एम्प्लॉइज क्रिएट की। देखते हैं कोई स्टोर प्रोसीजर इसने क्रिएट किया, कोई स्टोर प्रोसीजर, कोई फंक्शन इसने क्रिएट नहीं किया। तो ये जो नाम इसने दिया है एग्जैक्टली वही है जो कि हमने दिया था अपने इस DB कॉन्टेक्स्ट क्लास में एम्प्लॉइज। अगर ये कोई और नाम होता तो फिर उस नाम के साथ इसको जनरेट करता। करंटली अगर हम देखें तो इसमें कोई डेटा नहीं है, आपके सामने है। तो इसमें कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, कुछ रोज। तो जॉन स्मिथ john@gmail.com और फिर कोई मोबाइल का नंबर। तो मैंने इसमें ये 3 रोज ऐड किए। आप अपने एप्लीकेशन को दोबारा रिस्टार्ट करते हैं और अब आपको ये नजर आएगी आपके सामने। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि ORM फ्रेमवर्क क्या है, इसके अलावा हमने बात की एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है। उसके बाद हमने एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट को प्रैक्टिकली यूज किया और उसके थ्रू जनरेट किया डेटाबेस को और उसमें टेबल, और आपके सामने है। और एग्जैक्टली उसी एग्जांपल को यूज किया जिसको हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में SQL कनेक्शन, SQL कमांड और SQL डेटा रीडर के थ्रू किया था। अब जाने से पहले मैं एक और चीज आपको बताता चलूं। ये इंडेक्स व्यू फाइल जो है, ये व्यू, ये हमने मैन्युअली राइट की। इसको आसान तरीका एक और भी है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और चलते हैं कंट्रोलर पे, राइट क्लिक कीजिए, ऐड व्यू। अब की बार मैं यूज करता हूँ ये ऑप्शन, और उसके बाद आप अपने मॉडल क्लास को सेलेक्ट कीजिए जो कि है एम्प्लॉय, और फिर जो स्कैफोल्ड टेम्पलेट है उसको सेलेक्ट कीजिए। इस केस में चूंकि मैंने लिस्ट दिखानी है तो लिस्ट को सेलेक्ट कर दूंगा। एक चीज आपने करनी है, आपने इस रेफरेंस को अनचेक करना है। अगर आपने इसको चेक रखा और ऐड पे क्लिक कर दिया तो जब हम रन करेंगे तो ये आपको एरर देगा।
एरर इसने नहीं दिया, लेकिन ये एक्स्ट्रा कोड जनरेट करता है, इस केस में इसने नहीं किया, तो आप हमेशा उस ऑप्शन को अनचेक रखें। तो इसने हमारे लिए सारा कोड क्रिएट किया और फिर मैं जनरेट किया व्यू हमारे लिए, और फिर मैं उसको रन करता हूँ आपके सामने। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए।